हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम हरियाणा जुडिशरी के लिए एग्जाम का बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आपका, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करेंगे और साथ में बात करेंगे जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इन अ सिंगल शॉट वी विल कंप्लीट दिस क्लास फॉर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं जहां से आपका एमसीक्यूज आने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो आपके प्री एग्जाम के ओरिएंटेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हम डील करने वाले हैं। वेलकम टू द लीगल एल्केमिस्ट। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे नई वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। देखिए डियर फ्रेंड्स, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, हम सीधे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि कम समय में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी है। ये सेक्शन अपने आप में टोटल 93 सेक्शंस को कैरी करता है, जो कि 15 पार्ट्स में डिवाइड है। और एक स्केड्यूल होता था जो कि डिलीट हो गया, 90 टू 93 सेक्शन भी इसके साथ डिलीट हो गए। ये सारा का सारा अभी रिपील हो गया है, बट ये इसकी टोटल स्ट्रक्चर है। मैं एक्ट की बात करूं तो एक्ट नंबर आपको पता होना चाहिए। एक्ट नंबर 16 ऑफ 1908। ये चीजें आप सभी एक्ट का ना एक वो बना लें, मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूंगा। जैसे कि डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट का एक चार्ट बना लें, तो कम टाइम में आपका वहां से एक अच्छा मार्क्स मिल सकता है आपको। तो इसका जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट है, इनेक्टमेंट मतलब जहां जिस दिन इसको भाई प्रेसिडेंट की असेंट मिली, गवर्नर जनरल काउंसिल की, जब जो कि 1908 में बना था, तो 18 दिसंबर जो इंपॉर्टेंट डेट है वो 18 दिसंबर 1908 है। और जो इन्फोर्समेंट की डेट है वो आपकी 1 जनवरी 1909 है। अब आपको बताना कि 1 जनवरी 1909 जो है ये किसी और एक्ट की भी इन्फोर्समेंट डेट है, कौन से की है कॉमेंट करें। चलिए ठीक है, सीपीसी की है, बता दिया है सही से, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बिल्कुल सीपीसी की है, इसको आप सीपीसी से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको ये काम आएगा। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जब बात एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ समझ लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि किसी भी डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट को किसी अथॉरिटी के पास रजिस्टर करवा देना कि हमने इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, ये आपका रजिस्ट्रेशन होता है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भाई मुझे सबसे पहले व्हाट आई नीड टू रजिस्टर्ड, कौन से डॉक्यूमेंट मुझे रजिस्टर कराने पड़ेंगे, कौन से मैंडेटरी हैं रजिस्टर में भी जो कि कंपलसरी है, और कौन से मेरे लिए ऑप्शनल है, सेक्शन 17 एंड 18। अब इन रजिस्ट्रेशन को मैं कहाँ पे रजिस्टर कराऊंगा, किसके पास कराऊंगा, कौन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होगी, और कब तक मैं रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूं, उसका लिमिटेशन पीरियड क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें हम डील करेंगे विदाउट डिले। सीधे आप चलिए एक्ट पे। डेट ऑफ इनेक्टमेंट आपने कर लिया है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट आपको याद हो गई है, 1 जनवरी 1909। ठीक है, एक्ट नंबर 16 ऑफ 1908। अब देखिए सबसे पहले प्रियम्बल में आ जाइए, कंसोलिडेट इनेक्टमेंट रिलेटिंग टू दी रजिस्ट्रेशन। कंसोलिडेट करता है, यानी कि बहुत जगह पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन के जो है प्रोविजंस दे रखे हैं, उन सबको कंसोलिडेट करता है। पार्ट 1 में डील करते हैं। पार्ट 1 जो इसका डील करेगा वो आपको बताएगा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड डेफिनेशंस। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड में कुछ नहीं है, आप इसको पढ़ लिए। ये आपका एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर अभी हट गया है, ठीक है, और कब इन्फोर्स में आ रहा है ये डेट हम देख चुके हैं। 2 में जो डेफिनेशंस आती हैं, डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन है एडिशन की। एडिशन का मतलब क्या है कि देखिए, प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, ट्रेड, रैंक एंड टाइटल ऑफ अ पर्सन डिस्क्राइब्ड एंड इन द केस ऑफ एन इंडियन, क्योंकि तब अंग्रेजों के टाइम का कानून है, हिज फादर्स नेम वेयर ही इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज नॉन एज द सन ऑफ हिज मदर देन हिज मदर्स नेम। भाई माँ बाप का नाम लिखना है, अपने बारे में बताना है, ये एडिशन इंपॉर्टेंट नहीं है। बुक सेक्शन 31 के साथ हम पढ़ेंगे, यहाँ पे 5 तरह की या 6 तरह की बुक्स दे रखे हैं, उनको हमें पढ़ना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, और सब डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट जो इसमें फॉर्म हुए हैं, बस इसका इंडेक्स बेस याद रखिए, सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 में दिया गया है। सबसे इसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाती है ये 204 में कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट को इंक्लूड करता है ये आपका एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है, तो इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी 2 ऑफ 6 में। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड करती है, क्योंकि अपने आप में देखिए टीपीए के में भी आपने पढ़ी होगी, बाकी जगह भी पढ़ी होगी, बट यहाँ ये कंप्लीट डेफिनेशन की बात कह रहा है। जनरल क्लॉजेज एक्ट और टीपीए को मिक्स कर दिया इसने, अगर आप यहाँ देखेंगे तो। लैंड, बिल्डिंग,
ठीक है, जितना आपके हेरिडिटरी अलाउंसेज, राइट टू वे, लाइट्स, फेरी, फिशरी और एनी अदर बेनिफिट अराइज आउट ऑफ द लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ। लेकिन क्या क्या इंक्लूड नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, टिम्बर, क्रॉप्स एंड ग्रास। इंडिया की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आजादी के बाद हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया था। ये आप 2F CRPC में भी पढ़ते हैं, ठीक है, याद होगा ना आपको, 18 IPC में भी पढ़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही। उसके बाद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, माइनर आपने हिंदू अडॉप्शन एक्ट में भी पढ़ी है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी पढ़ी है। मूवेबल प्रॉपर्टी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड चीज बात करती है। कहाँ पे? आईपीसी के सेक्शन 22 आईपीसी में भी आप इसको पढ़ते हैं। इट इंक्लूड टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, फ्रूट्स अपॉन एंड जूस इन ट्रीज, इसको ये इंपॉर्टेंट है, एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी अदर डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे डिफाइन थी? 2 of 6 में डिफाइन थी, ठीक है। ये थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते नहीं है। अब आ जाइए सीधा सा हम पार्ट 2 के ऊपर आ जाते हैं। पार्ट 2 आपको बताता है कि भाई आपकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कौन होंगी, किस तरह से गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट करेगी। सेक्शन 3 से लेकर के 16A तक ये डील करने वाला है। ये हायरार्की मैं नॉर्मल तरीके से आपको बता देता हूँ, एक बार पढ़ लीजिएगा। स्टेट लेवल पे सबसे ऊपर होगा आईजी, इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द रजिस्ट्रेशन, जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इसके नीचे रहने वाले हैं रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार रहेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपके रहेंगे सब रजिस्ट्रार। बस इतना सा याद रखना है। इंस्पेक्टर्स भी होते हैं जो डायरेक्टली इसके अंडर में आते हैं, ये एक पोस्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सेक्शन 3 आपको सिर्फ इतनी बात कह रहा है, अगर आप सेक्शन 3 को मोटी मोटी चीजें हम यहाँ फिर भी क्लियर कर लेते हैं कि रजिस्टर इंस्पेक्टर जनरल कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया आपको। अगर गवर्नमेंट से प्रोवाइजो है इसका कि भाई वो ऐसी अपॉइंटमेंट करने की बजाय किसी भी अफसर को दे सकती है। 2 कहता है कि जो आईजी ऑफ रजिस्ट्रार होगा उसको दूसरे काम भी दिए जा सकते हैं। बस सिंपल सी बात है। डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होगा भैया? देखो, डिस्ट्रिक्ट में होगा आपका रजिस्ट्रार और सब डिस्ट्रिक्ट में होगा सब रजिस्ट्रार, ठीक है। रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार, एक एक लाइन का इसको आप पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। 6 में जो चीज इंपॉर्टेंट आपकी आती है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को, वेदर पब्लिक ऑफिसर और नॉट, चाहे वो पब्लिक ऑफिसर है या नहीं है। तो पब्लिक ऑफिसर जो है आपका, ये कहाँ डिफाइन है आपका? जब आप सीपीसी पढ़ते हैं तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 17 में आप पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, चाहे वो पब्लिक ऑफिसर है या नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को अगर सही लगता है तो भैया उसको रजिस्ट्रार बना सकती है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट का भी, और चाहे तो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स का भी, ठीक है। सेम वे सब रजिस्ट्रार पे चीज लागू होती है। 7 कहता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार, ये कहाँ पे होंगे? ऑफिस के बारे में बताता है, स्टेट गवर्नमेंट बताते हैं भी हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होगा, या मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में हमने बात की तो ज्वाइंट भी वहां पे हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज सब सेक्शन 2 में इंपॉर्टेंट आ जाती है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये कंबाइन कर सकती है रजिस्ट्रार के ऑफिस को और सब रजिस्ट्रार, ध्यान से सुनना इस चीज को, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस को। बट एमसीक्यू कहां से बनेगा? अगर भाई मिक्स भी कर दिया है आपने, एक ही ऑफिस कर दिया है, तो इट डजंट मीन कि वहां पे सब रजिस्ट्रार को अपील जो है वो सुनने की आजादी मिल जाती है। ये चीज यहाँ पे याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन 8 आपका है इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस। देखिए इसमें सीधी सी बात है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो एक अफसर अपॉइंट करेगी जो कि डायरेक्टली, इसको हम कहेंगे इंस्पेक्टर ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफिस, और ये इसको ड्यूटीज जैसा उनको उचित लगे वैसे देंगे, और ये आईजी के सबऑर्डिनेशन में आएंगे, जो मैंने इंस्पेक्टर की आपको बात कही थी, ठीक है। अब 10, 11, 12, 13 यहाँ क्या है? 10 में, 11 में जो आपका 10 है, 10 कहता है कि एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार इन केस ऑफ द वैकेंसी। मान लीजिए अब यहाँ देखिए बता रहा है कि वैकेंसी क्रिएट हो गई है, वैकेंसी क्रिएट हो गई है, तो इसमें एक ही बात याद रखनी है, सेक्शन 10 को इंडेक्स बेस याद रखिए। और अगर रजिस्ट्रार की वैकेंसी है तो जो भी डिस्ट्रिक्ट जज होगा वहां का, वो रजिस्ट्रार का काम करेगा। क्लियर हो गया? इतना ही आपको याद रखना है। सेक्शन 11 में बहुत डीप नहीं जा पाएंगे क्योंकि चीजें आपको बहुत कम समय में क्लियर करनी है। 11 कहता है एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑन ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट। अब रजिस्ट्रार अपने ऑफिस में नहीं है, अगर रजिस्ट्रार नहीं है तो इन केस क्या होगा? रजिस्ट्रार नहीं है तो भैया उसकी जगह जो सब रजिस्ट्रार है वो उसको अपॉइंट कर सकता है कि भैया देखो हम छुट्टी जाने तो हमारे आओ, या फिर जो आईजी है वो किसी को अपॉइंट कर सकता है उसकी जगह पे। अगर वो उसका एब्सेंस है वहां पे तो सेक्शन 11 भी 12 भी इसी की बात करता है, सब रजिस्ट्रार की,
ठीक है, यहाँ रजिस्ट्रार नहीं है, यहाँ सब रजिस्ट्रार नहीं है, सेम चीज है यहाँ पे बिल्कुल। 14th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 15th में कह रहा है कि उसकी सील होनी चाहिए, मोहर होनी चाहिए अपनी, इतनी ही बात कह रहा है। इसको इंडेक्स बेस याद रखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि भाई देखो, अगर मान लीजिए कल को रजिस्ट्रार ऑफिस है आपका, और रजिस्ट्रार ऑफिस में आप कह रहे हो कि भैया आग लग गई, सारा रिकॉर्ड जल गया, किसी ने जलवा दिया भाई, ठीक है, अपना रिकॉर्ड हटवाने के लिए, तो उनको फायर प्रूफ बॉक्सेस में रखना है। ये इंडेक्स बेस्ड आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ठीक है। और जो है वो टाइम टू टाइम इंस्पेक्टर जनरल उसको, उसके लिए रूल्स बनाएगा, सैंक्शन देगा। और 16A इसको 2001 में इंसर्ट किया गया था कि अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आ गया है, तो जो फ्लॉपी है, कंप्यूटर है, उनको भी फायर प्रूफ बॉक्स में रखना है। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो जाता है। अब आता है पार्ट 2। भाई रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है आपका, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 17 इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। देखिए 17 दो तरह के डॉक्यूमेंट हैं जो मैंडेटरी हैं। मैंडेटरी वाले डॉक्यूमेंट सेक्शन 17 में है, और ऑप्शनल वाले डॉक्यूमेंट को सेक्शन 18 में बताया गया है। सेक्शन 17 क्या कहता है कि डॉक्यूमेंट्स टू विच रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं भाई? The following documents shall be registered if the property to which they relates to stipulate in district in which they have been executed on or after the date on which Act number 16 of 1864 Indian Registration Act और इंडियन रजिस्ट्रेशन 1871। ये देखिए रजिस्ट्रेशन एक्ट पहले भी कई बार आया है, ये उसकी बात कर रहा है। तो कौन कौन से हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी? मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई भी गिफ्ट है वो रजिस्टर होना चाहिए। कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है आपका, अदर देन विल, विल को छोड़ करके, ठीक है, और उसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, तो भैया वो भी यहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए। 100 से रुपए से ऊपर की किसी भी प्रॉपर्टी का लेन देन आपको रजिस्टर करवाना है। तीसरा कहता है यहाँ पे कि भैया जो आप एडवांस देते हैं ना, जिसको बयाना बोलते हैं, कि कोई भी ऐसे जो आपने एक्नॉलेजमेंट या रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दे दी है किसी प्रॉपर्टी के लिए, तो उसको भी आपको रजिस्टर कराना है। अगर वो कोई यहाँ पे आपका लीगल राइट क्रिएट करती है, असाइन करती है, लिमिट करती है, एक्सटिंग करती है। लीज है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी की जो ईयर टू ईयर बेसिस है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है कि जो 1 साल से ज्यादा की लीज हो उसको यहाँ पे रजिस्टर कराना है। ये आपका कहता है जो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनको, या डिक्री है किसी कोर्ट की, वो कब से होगा? जब से वो डेट ऑफ द डिक्री से होगा, तो भैया उसको भी आपको रजिस्टर करवाना है। और यहाँ भी जो वैल्यू रहेगी वो 100 रुपीज से ज्यादा रहने वाली है, ठीक है। अब प्रोवाइजो दे दिया गया यहाँ पे कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगी और एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी भी चीज को, लीज को या किसी और चीज को, कि भैया इसको हम क्या करेंगे, इस एरिया में लीज जो है उसको नहीं कराना है। विच डू नॉट एक्सीड 5 years एंड एनुअल रेंट रिजर्व बाई विच डू नॉट एक्सीड 50 रुपीज। 50 रुपए से ज्यादा का रेंट नहीं हो सकता और 5 साल से ज्यादा की एग्जेम्पशन नहीं दी जा सकती। प्रोवाइजो याद हो गया आपको, ठीक है। फिर आते हैं 1A पे। 1A को यहाँ कब इंसर्ट किया गया था? ये 2001 में इंसर्ट हुआ था। अब जब पार्ट परफॉर्मेंस आपने पढ़ी थी, जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं तो 53A में पार्ट परफॉर्मेंस पढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने 50 लाख में प्रॉपर्टी का सौदा किया, मैंने पहले 10 लाख दिए, फिर 5 लाख दिए, फिर 4 लाख दिए, फिर वो लाख, तो भैया ये कह रहा है कि उनको भी आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब नथिंग इन क्लॉज बी एंड सी अप्लाइज टू, जो बी और सी क्लॉज थे आपके, बी क्या था? नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट था। सी क्या था? भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक्नॉलेजमेंट थी। वो किस पर अप्लाई नहीं होंगे? कंपोजिशन डीड। कंपोजिशन डीड का मतलब होता है जो कॉम्प्रोमाइज से या सेटलमेंट बेसिस पे बनती है, ठीक है। एनी इंस्ट्रूमेंट विच रिलेट टू शेयर ज्वाइंट बैंक वेंचर, वहां पे नहीं होगा। कोई इंडोर्समेंट है ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर की, उसको नहीं होगा। तो इनको एक बार बस आप देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट जो इसमें सबसेक्शन 3 आ जाता है कि जो अथॉरिटी टू अडॉप्ट अ सन है एग्जीक्यूटेड आफ्टर 1 जनवरी 1872, इसके बाद अगर कोई अथॉरिटी दी गई है एंड बट वो विल से नहीं होनी चाहिए, अदर देन विल से है, तो वो भी रजिस्टर्ड होगी,
ठीक है, वैसे होता है ना कि हस्बैंड ने अथॉरिटी दे दी वाइफ को। पहले क्या था कि पहले महिलाएं अडॉप्ट नहीं कर सकती थी, तो उनको अथॉरिटी चाहिए होती थी। अब यहाँ क्या है कि जब हस्बैंड ने अथॉरिटी दे दी है, तो भैया वो अथॉरिटी अगर अदर देन विल है तो उसको भी रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब 18 आपको बात करता है कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी जो 100 रुपए से ऊपर की मूवेबल प्रॉपर्टी तो मैंडेटरी है, उससे कम वाली नहीं मैंडेटरी है। ठीक है, उसके अलावा जो 1 साल से कम की लीज है वो मैंडेटरी नहीं है, जो 1 साल से कम के रेंट एग्रीमेंट्स है वो नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए आ जाता है डी। ठीक है, ये कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट अदर देन विल विच प्रपोर्ट्स और ऑपरेट, यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कोई राइट देते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। अभी तक हम इमूवेबल का पढ़ रहे थे, मूवेबल का वो भी मैंडेटरी नहीं है, विल मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, और जो सेक्शन 17 में नहीं दिए गए हैं, 17 के 1 में आपने ए से लेके ई तक पढ़ा, 1A पढ़ा, 2 पढ़ा आपने, तो यहाँ पे जो नहीं दे रखे हैं वो मैंडेटरी नहीं है। क्लियर हो गया आपको? ये दोनों सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 19 में क्या इंपॉर्टेंट है? 19 में इंपॉर्टेंट आ जाती है कि आज जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो और लैंग्वेज समझ नहीं आती है, ठीक है, कोई साउथ इंडियन बैठा है बिल्कुल राजस्थान में, वो हरियाणा में, अब वो चला गया, वो नहीं समझ पा रहा है क्या लिखा है, तो इन दैट केस उसके साथ आपको ट्रांसलेशन की कॉपी लगानी है। और हरियाणा की क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये भी बता दूं कि हरियाणा में ये इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है, यहाँ 2 कॉपी चाहिए। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन 19 में 2 कॉपी चाहिए, क्योंकि हरियाणा के रिगार्डिंग ये चीज यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, हरियाणा में सेक्शन 19 में 2 कॉपी ऑफ ट्रू ट्रांसलेशन चाहिए, ये याद रखना। लैंग्वेज वाली बात करता है। ठीक है, 20 आपको क्या कह रहा है? मान लीजिए आपने भी ये डीड बनाई, कहीं आपने ब्लैंक छोड़ दिया, कहीं व्हाइटनर लगा दिया, कहीं आपने काट दिया, तो ऐसे केसेस में वो नहीं चलेगा भाई। आपको इनिशियल करने पड़ेंगे हर ब्लैंक पे, उस पे जहां आपने कटिंग की है। ठीक है, तभी जाके उसको माना जाएगा। 21 एंड 22 ये दोनों कह रहे हैं कि भाई आपको डिस्क्रिप्शन तो बताना पड़ेगा ना, मैप बताना पड़ेगा, डायरेक्शन बतानी पड़ेंगी, जिससे कि प्रॉपर्टी को ये पहचाना जा सके कि कहां पर है। तो ये आपका पार्ट 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट 4 बात करता है कि भैया ठीक है, कब लिमिटेशन पीरियड क्या होगा। तो सब जो सेक्शन 3 है ये आपका 23 ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है कि भैया कब आपको रजिस्टर कराना है। भाई कोई भी डॉक्यूमेंट अदर देन विल, ये हमेशा हर जगह पढ़ेंगे आप, अदर देन विल, विल को छोड़ के अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको 4 महीने के अंदर, 4 मंथ्स। अब ये 4 मंथ्स कब से होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से 4 महीने। ठीक है, तो सब इसके अलावा क्या हम करा नहीं सकते? उसके बाद भी करा सकते हैं, लेकिन इस 4 महीने के बाद फिर आपको 4 महीने का समय दिया जाता है। लेकिन वहां जो फीस है वो 10 टाइम्स हो जाएगी, 10 गुना फीस आपकी हो जाएगी। ठीक है, 23A री रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब मान लीजिए 3 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ द 1 सितंबर 1970 कोई पर्सन क्लेम कर रहा है किसी डॉक्यूमेंट का कि भैया ये जो है ये मेरे नाम पे रजिस्टर होना चाहिए था बट गलत है, तो उसका री रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 24 आपका डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्सन एट डिफरेंट टाइम्स, उसकी बात करता तो यहाँ भी 4 महीने का है। 25 में अगर आप जाएंगे तो भी डिले अगर आपने कर दिया है, तो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि उसको जो फीस होगी अलाउ कर सकते हैं 4 महीने के बाद भी, रजिस्ट्रार आपको 4 महीने के बाद भी अलाउ कर सकता है, लेकिन 4 महीने के बाद फिर से 4 महीने का समय मिलेगा और इसमें आपको फीस देनी पड़ेगी 10 गुना। 25 कहता है आपका भी जब आप इंडिया से कोई डॉक्यूमेंट लेकर आते हो, और 26 कहता है आउटसाइड इंडिया। 27 आपका फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस 26 में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब वो अराइवल टू इंडिया होगा। ठीक है, या तो ये टाइम लिमिट बता रहा है कि कब से कैलकुलेट करनी है। तो बी क्लोज अगर आप पढ़ेंगे तो भैया 4 मंथ्स आफ्टर हिज इट्स अराइवल, जब वो डॉक्यूमेंट विदेश में एग्जीक्यूट हुआ, उसको इंडिया लेकर आए, तो जब वो इंडिया आ गया उसके 4 महीने के अंदर आपको एग्जीक्यूट कराना है। क्लियर? 27 अगेन इंपॉर्टेंट है। 27 क्या बात करता है? ठीक है, कि कोई भी विल है इसको कभी भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए करा सकते हो। विल में बी प्रेजेंटेड और डिपॉजिटेड। अच्छा, विल में प्रेजेंट और डिपॉजिट में कंफ्यूज नहीं होना। डिपॉजिट का मतलब होता है कि एक बंद एनवलप में, आप सेक्शन 42 से लेकर के 47 तक यहाँ उसके प्रोविजन भी पढ़ेंगे, बंद एनवलप में अपनी विल को रजिस्ट्रार को सौंप देना डिपॉजिट कहलाता है। और ओपन रजिस्टर कराना को भाई कहते हैं कि भाई आपने प्रेजेंट कर दी है। क्लियर हो गया? तो यहां तक कोई डाउट आपको?
कब रजिस्टर कराना, टाइम पीरियड आपको 4 महीने याद रखना है, इतना ही यहाँ पे है। अब है कि कहाँ रजिस्टर कराना है, तो जो 28 है ये हमने सीपीसी में आपने पढ़ा था, जहां प्रॉपर्टी सिचुएट करती है सेक्शन 16, तो जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है उसी के सब रजिस्ट्रार को। अब मान लीजिए सब रजिस्ट्रार कई सारे हैं उस एरिया में, तो भैया आप किसी एक सब रजिस्ट्रार के पास चले जाओ और उस सब रजिस्ट्रार की ड्यूटी को सब अदर को इन्फॉर्म करेगा। क्लियर? तो प्लेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स में 28 ने बात की कि जहां प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। अब 29 कह रहा है कि भैया ठीक है, मैं रजिस्ट्रार के पास जाऊं या सब रजिस्ट्रार के पास जाऊं, ये चीज मुझे 29 बात करता है कि किसके पास जाना है मुझे। प्लेस फॉर रजिस्टरिंग एवरी डॉक्यूमेंट नॉट बीइंग ए डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन सेक्शन 28 और कॉपी ऑफ डिक्री ऑफ ऑर्डर, इन दो को छोड़ के, ये याद ध्यान देना इस चीज पे, इन दो चीजों को छोड़ के, किस किस को, जो 28 में डॉक्यूमेंट बता दिए या फिर किसी ऑर्डर या डिक्री की कॉपी, वो रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी ऑफिस में दी जा सकती है, सब रजिस्ट्रार के, ठीक है, या फिर रजिस्ट्रार के, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाया। 30 फिर उसके बारे में क्या बात कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार इन सर्टेन केसेस, ठीक है। और 31 अगेन इंपॉर्टेंट है, जब कोई बहुत बूढ़ा आदमी है वो नहीं चल सकता कहीं, तो उसके घर आकर भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, रजिस्ट्रार उसके घर पे आएगा, सब रजिस्ट्रार घर पे आएगा, बट ये प्रैक्टिकली शायद ही कहीं होता होगा। चलिए ठीक है, लेकिन हम उन चीजों में नहीं जाएंगे, हमें दूसरी चीजें समझनी है। अब पार्ट 4 हमसे कह रहा है कि भैया ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि क्या हमको रजिस्टर करना है, क्या मैंडेटरी है, क्या ऑप्शनल है। अब हम आते हैं कि कहाँ करना है, ये भी सुना। अब बात करेंगे हम यहाँ पे कि प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। 32 कह रहा है कि भैया देखो, पर्सन टू प्रेजेंट, कौन लेकर आएगा, हु विल रजिस्टर, कौन लेकर आएगा, या तो जो बंदा है वो लेकर आएगा, ठीक है, या फिर जिससे उसका जो बेनिफिशियरी है, जिसको कुछ राइट्स मिल रहा है, या पर्सन, कौन व्यक्ति है, या तो स्वयं वो इंडिविजुअल करा सकता है, या उसका एजेंट करा सकता है, या जो बेनिफिशियरी है वो यहाँ पे रजिस्टर करा सकता है। 32A, 32A आपका बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, 2001 में इंसर्ट किया गया था, एक पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, 32 साल की उम्र में एक फोटो, ठीक है, शादी नहीं होती है तो एक अच्छा फोटो बनवाना पड़ता, तभी शादी होती है 32 साल की उम्र में, तो ये 32 से ये याद रखिएगा आप, ठीक है। फोटो वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पहले, ठीक है। 33 को छोड़ दीजिए, आप सीधे फिर 34 पे आ जाइए। 34 आपका थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार ऑफिसर। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप रजिस्ट्रार के पास गए, बोले कि साहब मेरा रजिस्टर कर दो, उसने रजिस्टर कर दिया। ही विल डू सम इंक्वायरी, वो इंक्वायरी चाहे तो कर सकता है, तो उसी की बात यहाँ पे करता है, ठीक है। और यहाँ भी वही है कि 4 महीने के अंदर आप करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो, 4 महीने के बाद अगर करा रहे हो तो भैया 10 टाइम्स की फीस लगेगी अगले 4 महीने में। वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है, उनको ये देखता है। नेक्स्ट 35 पे आ जाइए, प्रोसीजर ऑन एडमिशन एंड डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन। अब भाई ये बताया है कि मान लीजिए भाई या तो आपका एडमिट करेगा इंक्वायरी के बाद या डिनाई करेगा, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट पार्ट आता है इन्फोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट एंड विटनेस। भाई एग्जीक्यूशन किसी को आना पड़ेगा ना, जो बंदा करा रहे हैं उनको तो प्रेजेंट होना पड़ेगा, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपका 37 है। ये कह रहा है कि ऑफिसर और कोर्ट टू इशू टू कॉज सर्विस ऑफ सम्मन, सम्मन भेजे जा सकते हैं। सीपीसी में हम सम्मन भेजते थे ना, ऑर्डर 5 में, ऑर्डर 16 में, ऑर्डर 16A में भेजते नहीं भेजते हैं सम्मन, तो यहाँ भी अगर कोर्ट को लगता है तो वो सम्मन भेजेगा, ठीक है, क्लियर। अब जिस तरह से एग्जाम्पशन हम सीपीसी में देते थे वैसे यहाँ भी सम्मन का एग्जाम्पशन 38 में दिया जा सकता है। क्लियर हो गया यहाँ पे, कोई डाउट? फिर आ जाइए आप सीधे पार्ट 8 के ऊपर, ये बात करता है सेक्शन 40, प्रेजेंटिंग ऑफ विल एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट। जो टेस्टेटर होता है, टेस्टेटर का मतलब क्या है, टेस्टेटर है आपका वसीयत करता, या तो टेस्टेटर खुद या उसकी डेथ होने के बाद जो पर्सन क्लेम करता है कि भाई मैं उसका एग्जीक्यूटर हूं, मैं बेनिफिशियरी हूं, ठीक है, वो विल बनी है, तो वो रजिस्ट्रार के पास उस विल को दे सकता है। डोनर आफ्टर हिज डेथ, डोनर ने भाई कुछ डोन किया था तो डोनेट, अब डोनी जो है उसके डेथ के बाद वो कर सकता है। 41 कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ विल एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट। अब विल पे एक बात याद रखिएगा कि विल के ऊपर कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं होता, विल को कभी भी कराया जा सकता है,
किस किस के द्वारा कराया जा सकता है भाई, या तो जो टेस्टेटर है वो, डोनर है वो, ठीक है। टेस्टेटर डोनर अगर भाई नहीं रहा तो जो पर्सन विल प्रेजेंट कर रहा है उसकी सेक्शन 40 के हिसाब से अथॉरिटी देखेंगे, क्या वो बेनिफिशियरी में आता है कि नहीं आता है। फिर आता है डिपॉजिट ऑफ बिल। सेक्शन 42 को मैंने आप लोग को बताया था कि एक बंद एनवलप के अंदर आपकी विल वहां रख दी जाएगी, जिससे आपके बच्चों को ना पता लगे कि आपने किसको क्या दिया है। कोई नहीं बताना चाहता मरने से पहले कि भैया बाद में पता लगा किसी ने हमारी नाप दिया। तो इस कंडीशन में वो क्या करेगा, बंद एनवलप के अंदर और ऊपर सिग्नेचर करेगा, बाकायदा सील लगेगी और उसकी डेथ के बाद उसको खोला जाएगा। ये 43 में उसका प्रोसीजर बताया गया है। यानी कि बंद एनवलप में डिपॉजिट हो जाएगी रजिस्ट्रार के पास, और जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसको खोला जाएगा और भाई वो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर जो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वो आपका 46 है। ये बताता है सेविंग क्लॉज को, कि रजिस्ट्रेशन एक्ट कहाँ नहीं लागू होगा। इंडियन सक्सेशन एक्ट को भी ये जो है इम्पैक्ट नहीं करेगा, प्रोबेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट को नहीं करेगा। तो दोनों एमसीक्यू के तौर पे ना आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्योंकि बड़ा एक्ट है, कम समय में कम खत्म करना है। पार्ट 10 कहता है द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है भाई, अगर मैं नहीं कराऊंगा रजिस्ट्रेशन तो क्या होगा, ठीक है भाई, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया तो क्या होगा। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 47 से लेकर के 50 तक के ये सेक्शंस आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। 47 कहता है टाइम फ्रॉम विच रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेट्स, ठीक है भैया, कब से होगा। तो 47 में सीधे तौर पे एक बात याद रखनी है कि डॉक्यूमेंट हमेशा डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से ऑपरेट होगा, ना कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से। कब से होगा, 47 इतनी बात कर रहा है कि भैया जो डॉक्यूमेंट है उसका वो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से होगा, ना कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से। 48 आपको किस बारे में बताता है कि जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है विच आर रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी व्हेन टू टेक अगेंस्ट द ओरल एग्रीमेंट। तो यहां इतना याद रखिए कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हमेशा ओरल एग्रीमेंट को ओवरराइड करेगा, ठीक है, ओवरराइड करेगा। 49 इस पे ट्रिपल स्टार कर लीजिएगा, 49 पे, 49 ट्रिपल स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार अच्छे से नहीं बनी तो आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है इफेक्ट ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। भाई मान लीजिए मैंने रजिस्टर नहीं कराए तो तीन इफेक्ट पड़ेंगे। कौन कौन से तीन इफेक्ट पड़ेंगे। पहला इफेक्ट है कि उसको कोई लीगल स्टेटस नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट को। कन्फर टू एनी पावर टू अडॉप्ट, नो पावर, कोई पावर नहीं मानी जाएगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या है, जीरो होगी, नो एविडेंसरी वैल्यू। क्लियर। बट इसके दो एक्सेप्शन है जो आपको पता होने चाहिए। पहला एक्सेप्शन क्या कहता है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में होगा, ठीक है, वहां पर भी इसके एक्सेप्शन है। और एसआरए का जो सेक्शन 10 पढ़ोगे वहां पर भी इसके लिए एक्सेप्शन है कि वहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोलैटरल ट्रांजैक्शन को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। कोलैटरल होता है उसके साथ वाला कोई दूसरा डॉक्यूमेंट उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोलैटरल डॉक्यूमेंट पे और आपके एसआरए में सेक्शन 10 पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। दो एक्सेप्शन इसके साथ याद रखिएगा। अब आते हैं सेक्शन 50 के ऊपर। 50 कहता है कि सर्टेन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू लैंड टू टेक इफेक्ट अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। भाई एक सीधी सी सिंपल चीज है, जैसे अभी हमने सेक्शन 48 में पढ़ा था कि जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो प्रीवेल करेगा, ना कि ओरल एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, मेरे पास नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, तो कौन सा प्रीवेल करेगा, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। सेक्शन 50 इतनी ही बात कह रहा है, विच विल प्रीवेल। क्लियर। अब नेक्स्ट ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था 5 टाइप की यहाँ पे बुक्स दी गई है, कौन सी बुक में एंट्री होगी, बुक 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में 4 बुक रहती हैं, रजिस्ट्रार के ऑफिस में बुक नंबर 5 होती है। क्लियर। इन चीजों को एक बार देख लीजिएगा। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जब हम सीधा सा जाएंगे आपके इस पूरे चैप्टर को, सर आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। अब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 60 को एक बार देख लीजिएगा कि जो उसका एक सर्टिफिकेट है ना वो यहाँ पे आपको मिलना चाहिए, ठीक है। ये इंडेक्स बेस्ड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, रिफ्यूजल। अब मान लीजिए ठीक, यहां तक तो बात ठीक थी। अब अगर वो रिफ्यूज कर देगा तो क्या करेंगे।
भाई मान लीजिए अगर उसने रिफ्यूज कर दिया तो इन दैट कंडीशन व्हाट वी विल डू। तो रिफ्यूजल के केस में इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, आप अपील कर सकते हो। और उसकी एंट्री कहाँ होती है? बुक नंबर 2 में। मैंने अभी अभी आपको सेक्शन 13 में बुक्स बताई थी, उन बुक्स को पढ़ लीजिएगा। कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिसर जो है वो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट उसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन जब वो आफ्टर इंक्वायरी अगर उसने उसको मना कर दिया है विदाउट एनी रीजन, तो आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, अपील टू किसको होगी? रजिस्ट्रार को होगी। किसके? सब रजिस्ट्रार के अगेंस्ट में, सेक्शन 72। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? कितने समय में डिसाइड करना। तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर रजिस्ट्रार में रिवर्स और अल्टर दी ऑर्डर। सब रजिस्ट्रार के ऑर्डर को क्या कर सकता है? अल्टर कर सकता है। अगेन है कि जो इसमें एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है वो आपका 76 में आ जाता है कि वी नो अपील सेल लाई। 72 में अभी अभी आपने जो पढ़ा है ऊपर, इसके अगेंस्ट में एक बार ऑर्डर हो गया तो उसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं लागू होती है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल बाय रजिस्ट्रार 72। फिर आते हैं पार्ट 13 में। अब फीस की बात करता है तो भैया फी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। स्टेट हु विल प्रिपेयर द फीस टेबल? स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड द फीस टेबल। ये आपके लिए थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। नेक्स्ट आप सीधे 82 पे आ जाइए। मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पेनल्टी क्या होगी? देखिए पेनल्टी आपको एक तो याद रखनी है 81 में भी। जो पेनल्टी यहाँ होने वाली है वो 7 ईयर्स विद फाइन और विद बोथ। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। 82 में आपको 4 ग्राउंड बता दिए। ठीक है, 4 ग्राउंड है भी कब आपको पनिशमेंट मिल सकते हैं, पेनल्टी क्या लगेगी इसमें। मान लीजिए जैसे आपका और मेरे बीच में एग्जीक्यूट होना था, बट आप मेरी जगह किसी और को लेके चले गए, उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, और उसके बाद सीधा 93 और 92 और 93 इसमें से वो रिपील हो गए हैं। फर्स्ट शेड्यूल रिपील हो गया है। ये आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एक्ट था। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एक बार अगर आपने इसको समझ लिया अच्छे से, 2 4 चीजों को समझ लिया, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पकड़ लिया, सेक्शन 17 और 18 को जरूर पढ़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हम दूसरा भी एक क्विक रिवीजन लेकर आएंगे अभी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए एंड पार्टनरशिप एक्ट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।